अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो लास्ट वीक में हमने 2 लेक्चर्स पढ़े थे जो आपके होम इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर पर मुश्तमिल थे, और आज हम इंशाल्लाह एक नए लेक्चर के साथ फिर मिल रहे हैं। तो देखते हैं कि हम इस लेक्चर में आज क्या पढ़ने वाले हैं। अपनी होम इकोनॉमिक्स की बुक का जो चैप्टर नंबर 2 है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है खुराक की महफूज तरसील, खेत से सारिफ तक, इम्पॉर्टेंस ऑफ सेफ फूड हैंडलिंग फ्रॉम फार्म टू कंज्यूमर। स्टूडेंट्स, तो आपकी सहूलत के लिए आपकी बुक का पेज मैंने लगा दिया है ताकि आपको ये आसानी रहे कि आपने इसको कहाँ से तैयार करना है। इस चैप्टर में हम उन तमाम अवामिल के बारे में बात करेंगे जो खुराक की महफूज तरसील को जो है वो मुतासिर करते हैं, और ये आम तौर पर हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इन तमाम अवामिल को देखते हैं और इनसे गुज़रते हैं। ये कोई इसमें कुछ नई बात नहीं है। हम जो मेन जो आपके टॉपिक्स हैं जिनको हम कवर करेंगे, उसके अंदर पहला है कीमे अद्वियात का छिड़काव यानी केमिकल स्प्रे, फिर खुराक में शामिल दीगर अज्जा यानी फूड एडिटिव्स, और जो थर्ड टॉपिक है वो है मिलावट के बारे में, जिसको हम इंग्लिश में अडल्ट्रेशन कहते हैं। चौथा जो टॉपिक है दैट इज़ मुज़रे सेहत हालात यानी अनहाइजीनिक कंडीशंस, फिर ज़ख़ीरा करने के नामुनासिब तरीके, इम्प्रॉपर स्टोरेज, और आखिरी वाला जो टॉपिक है वो है घर से बाहर खाना खाना यानी ईटिंग आउट। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले आज हम जो बात करेंगे दैट इज़ फूड स्पॉइलेज। फूड स्पॉइलेज मीन्स कि खुराक का ख़राब हो जाना, खुराक का नाकाबिले इस्तेमाल हो जाना, दैट इज़ फूड स्पॉइलेज। अब हम देखेंगे कि फूड स्पॉइलेज होती क्या है। फूड स्पॉइलेज इज़ द प्रोसेस वेयर अ फूड प्रोडक्ट बिकम्स अनसूटेबल टू इंजेस्ट बाय द कंज्यूमर. The cause of such a process is due to many outside factors as a side effect of the type of product it is, as well as how the product is packed and stored. जी, वो ये वाली बात है कि जो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि एक्सटर्नल फैक्टर्स के तौर पर काम कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ इस चीज़ पर भी डिपेंड करता है कि आपने जो हमारी फूड है उसको हमने कैसे प्रोसेस किया है, उसको हमने कैसे पैक किया है, और पैक करने के बाद हमने उसको कैसे स्टोर किया है। ये सारी चीज़ें मिलके समटाइम्स हमारी बहुत अच्छी तैयार की गई, सही तरह से प्रॉपर पैक की गई जो खुराक है उसको भी नाकाबिले इस्तेमाल बना देती हैं। ड्यू टू फूड स्पॉइलेज 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स फूड प्रोड्यूस्ड फॉर द कंजम्पशन ऑफ ह्यूमन इज़ लॉस्ट एवरी ईयर। तो 1/3 ऑफ द फूड बहुत बड़ी अमाउंट है जो फूड स्पॉइलेज की वजह से इंसानों के इस्तेमाल के लिए काबिल नहीं रहती है। बैक्टीरिया एंड वेरियस फंजाई आर द कॉज ऑफ स्पॉइलेज and can create serious consequences for the consumers, but there are preventive measures that can be taken. ऐसा ही है, बहुत सारे अच्छे प्रिवेंटिव मेजर्स अब मार्केट में हैं, बहुत सारी अच्छी प्रैक्टिसेस हैं आम तौर पर जिनको अपनाकर हम फूड स्पॉइलेज को रोक सकते हैं। तो फूड स्पॉइलेज जो है वो एक बहुत बड़ा कॉज है दुनिया में हंगर का। अगर हम प्रॉपर तरीके से जो है वो फूड को प्रोसेस करें, फूड को प्रॉपर तरीके से पैक करें और फिर प्रॉपर तरीके से स्टोर करें, तो अब देखें कि 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स फूड प्रोडक्शन कैन बी सेव फ्रॉम दिस फूड स्पॉइलेज। खुराक महफूज करने की सनत से जो वाबस्ता अफराद और इंतज़ामिया जो हैं, उनकी ज़िम्मेदारी सिर्फ खुराक को महफूज कर लेने पर ख़त्म नहीं हो जाती है, बल्कि महफूज शुदा अशिया खुर्दनी को बाहिफाजत सारिफ तक पहुँचाना और इस्तेमाल तक इसकी हिफाजत का इंतज़ाम करना भी उनके फ़राइज़ में शामिल है। टेक्नोलॉजी की तरक्की और पैदावारी सलाहियत में इजाफे ने खुराक की तैयारी और उसे महफूज करने के तरीक़ों में बेहतरी पैदा की है। तालीम और तहकीक की बदौलत मुज़रे सेहत, कीड़ों, हशरातुल अर्ज़ और अमराज के ख़िलाफ़ खुराक को बचाने और महफूज करने के तरीक़ों में बहुत ज़्यादा तरक्की हो चुकी है। इन हिफाजती इक़दामात के बावजूद खुराक के गलने सड़ने और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से खुराक के ज़ाया होने का अमल आज भी बहुत ज़ोरों शोर से जारी है। हम पहले भी पढ़ कर आए हैं कि 1/3 हिस्सा 1/3 जो है खुराक का वो हर साल पूरी दुनिया में ज़ाया हो जाता है इन सब मसाइल की वजह से।
घरों में और घरों से बाहर तमाम गाहों में खुराक को महफूज करने और इसे इस्तेमाल करते वक्त आज भी ऐसे तरीके अपनाए जा रहे हैं जिनसे खुराक का एक काबिल ज़िक्र मिकदार ज़ाया हो जाती है। अब हम बात करेंगे कि खुराक के नाकाबिल इस्तेमाल होने की अहम वजूहात कौन सी हैं, जिसमें केमिकल स्प्रे हैं, फिर फूड एडिटिव्स हैं, खुराक में शामिल बहुत सारे अज्जा होते हैं, फिर एडल्ट्रेशन यानी मिलावट होती है, अनहाइजीनिक कंडीशंस होती हैं, नामुनासिब ज़ख़ीरा कारी यानी इम्प्रॉपर स्टोरेज होता है, और घरों से बाहर खाना खाना यानी कि ईटिंग आउट। खुराक के नाकाबिल इस्तेमाल होने की अहम वजूहात जो हैं उसमें खाने की तैयारी के दौरान दीगर अशिया की मिलावट करने से जायका बेहतर करने की खातिर मुख्तलिफ कीमियाई मादे शामिल करने या बेहतर पैदावार हासिल करने की गर्ज से फसलों पर कीमियाई अद्वियात के छिड़काव से खुराक में कीमियाई तब्दीलियाँ जल्द पैदा होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से खुराक को महफूज करने का दौरानिया कम हो जाता है। खुराक की हिफाजत के नामुनासिब तरीक़ों की वजह से या दौरान इस्तेमाल गैर सेहतमंद हालात की बिना पर जरासीम खुराक में शामिल होकर इसे मुज़र सेहत और नाकाबिल इस्तेमाल बना देते हैं। ऐसा है कि आज के दौर में जब जहाँ इंटरनेट और ज़राए इब्लाग का बहुत ज़्यादा वसी पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है, वहीं अवाम में इन ज़राए इब्लाग की वजह से अवाम में मुतनासिब ग़िज़ा यानी बैलेंस डाइट के इस्तेमाल का शऊर बहुत ज़्यादा तेज़ी से उजागर हुआ है, और जो सार्फिन हैं वो हिफ्ज़ान सेहत के असूलों से अच्छी तरह से वाकिफ़ हो रहे हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक खुराक की नकलो हमल के दौरान खुराक के अज्जा तरकीबी को पहुँचने वाले नुकसानात से बचाव और इसकी बाहिफाजत तरसील का मुतालबा कर रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है कि खुराक की हिफाजत इस अंदाज से की जाए कि यह मुज़र सेहत असरात से पाक सार्फिन तक पहुँचाई जाए। और ख़ुराक के जो मुज़र सेहत असरात हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। इसमें जो है वो शॉर्ट टर्म अगर हम मुज़र सेहत जो ख़ुराक के असरात हैं उनकी बात करें तो उसमें फूड पॉइजनिंग है, मतलब आपने ख़राब खुराक खाई और फ़ौरी तौर पर उसका आपकी बॉडी ने उसको रिएक्शन दिया और आप फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। और जो लॉन्ग टर्म जो उसके असरात हैं ख़राब खुराक खाने के, उसमें कैंसर तक शामिल है कि समटाइम बहुत ज़्यादा इस तरह की बहुत सारी चीज़ें भी मार्केट में हमारे पास अवेलेबल हैं जिनको अगर हम लंबे अरसे तक कंज्यूम करते रहें तो हम खुदा न खास्ता किसी किस्म के कैंसर में मुब्तला हो सकते हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन FAO और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, इनकी मुश्तरका कमेटी ने यह फैसला दिया है कि खुराक के जहरीले असरात की वजह से पैदा होने वाले सेहत के अमराज जो हैं वो मुस्तकिल ख़तरा हैं, और खुराक के मुज़र सेहत असरात की वजह से 5 साल से कम उम्र बच्चे सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं, और इनमें खातर खा तादाद जो है वो शीरखर बच्चों की है। खुराक की नामुनासिब हिफाजत की वजह से माहौल में मौजूद कीमियाई मादे और ज़रारतसां बैक्टीरिया खुराक को जहर आलूद कर देते हैं, जिसके नतीजे में सबसे ज़्यादा पैदा होने वाले अमराज असहाल और पेचिश हैं, जो बाज़-औक़ात वबाई अमराज की तरह फूटते हैं, और कई नन्हे बच्चे इसकी जद में आकर मौत के मुँह में चले जाते हैं। काबिल इस्तेमाल खुराक का बाज़ार में महफूज होना भी अज़ हद ज़रूरी है ताकि खेत से सारिफ के इस्तेमाल तक खुराक की ग़िज़ाई अज्जा के म्यार को हर जगह बरकरार रखा जा सके। और अब जितने फैक्टर्स हमने ऊपर पढ़े हैं इन सब को अब हम बारी बारी देखेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कि कीमियाई अद्वियात का छिड़काव यानी केमिकल स्प्रे के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। इस बात पे सारी दुनिया सारी दुनिया के जो साइंसदान हैं उनका इस बात पर इत्तफाक है कि जितनी भी कीमियाई अद्वियात का छिड़काव है, अगर इसको मुनासिब तरीके से ना किया जाए तो ये हमें फ़ायदा देने के बजाय उल्टा हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा सख्त नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। ऐसा है कि पैदावार में फ़ी एकड़ इजाफा और इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के कीड़े मकोड़ों को ख़त्म करने के लिए कीमियाई अद्वियात का छिड़काव कसरत और बहुत बाकायदगी से किया जाता है, और इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है कि ये अद्वियात फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े मकोड़ों, वायरस हैं, फालतू जड़ी बूटियों का खात्मा करके फसल की पैदावार में खतरे का इजाफे का बायस बनती हैं। ये अद्वियात चूँकि नहायत जहरीले असरात की हामिल होती हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल इंतहाई एहतियात से किया जाना चाहिए। इन अद्वियात के जहरीले असरात से बचने के लिए बेहद ज़रूरी है कि स्प्रे की बोतल पर जो हिदायत दर्ज होती हैं उन पर 100% अमल किया जाए फसलों पर स्प्रे करने के लिए। लेकिन चूँकि बदकिस्मती से हमारे यहाँ किसानों की एक अक्सरियत बहुत अनपढ़ है और वो बिल्कुल पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, वो बोतल पर दर्ज इन हिदायत को अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, और वो इसके मुनासिब तरीका इस्तेमाल
और इंसानी सेहत पर इसके मुज़र सेहत असरात से बिल्कुल नावाकिफ़ होते हैं, और ऐसा वो बाज़ औक़ात इन कीमियाई अद्वियात का हद से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिससे ख़ुराक जो है वो नाकाबिले इस्तेमाल हो जाती है। किसानों को कीमियाई अद्वियात के सही इस्तेमाल और इंसानी सेहत पर इसके मुज़र असरात से आगाह करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनको जब तक हम आगाह नहीं करेंगे, हम कीमियाई अद्वियात के इस जो मुज़र सेहत जो ख़तरा है, इस पर हम काबू नहीं पा सकेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट फैक्टर की बात करेंगे। दे आर फूड एडिटिव्स। नाम से ज़ाहिर है फूड एडिटिव्स ये ख़ुराक में शामिल ऐसे अज्जा होते हैं जिनको हम ख़ुराक का जायका बढ़ाने के लिए, उसका रंग अच्छा करने के लिए, या उसकी शेल्फ़ लाइफ यानी उसकी जो स्टोर करने की जो लाइफ है, शेल्फ़ लाइफ को बढ़ाने के लिए भी हम मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें ख़ुराक में शामिल करते हैं। तो अब ऐसा है कि इनमें से ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद ही हो। कुछ फूड एडिटिव्स जो हैं वो अगर हम जो सनतकार है, जो प्रोड्यूसर है, उसके अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, उसके लिए तो वो फ़ायदेमंद है कि ख़ुराक को देर तक वो सही रखती है, बट कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से या सारिफ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसको देखा जाए तो ये बाज़ औक़ात नुकसानदेह भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बाज़ार में सजी हुई जिस खुराक को देखकर हम बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं, इसकी खुराक की तैयारी में आम तौर पर कुछ ना कुछ इजाफी मवाद मिलाया गया होता है। इसी वजह से वो खुराक वक्ती तौर पर हमें खुश रंग और खुश जायका महसूस होती है। इसके अलावा बाज़ औक़ात आम सी खुराक की ग़िज़ाइयत बढ़ाने के लिए और इसे तवील अरसे तक काबिल इस्तेमाल या काबिल फ़रोख्त हालत में रखने के लिए इसमें कोई ना कोई चीज़ शामिल की जाती है। अनवाउ इक़साम की ग़िज़ाई मसनूआत तैयार करने वाले इदारे खुराक की तैयारी को आसान बनाने की खातिर इसमें कुछ ना कुछ इजाफी मवाद शामिल करते हैं, जबकि कुछ मवाद जो है वो हादसाती तौर पर भी हमारी खुराक में शामिल हो जाता है, और इस तरह की खारजी मवाद की खुराक में शमूलियत को ग़िज़ाई आमेज़िश कहा जाता है। और इस तरह के जितने भी हम बाद में उसके अंदर अज्जा शामिल करते हैं उनको हम फूड एडिटिव्स कहते हैं। और इन मिलाई गई अशिया में से कुछ अशिया इंसानी सेहत के लिए बहुत मुफीद भी हैं, जबकि कुछ बहुत ज़्यादा नुकसानदेह भी हैं, जिनमें सल्फ़ाइड्स वगैरह शामिल हैं। तो ये फूड एडिटिव्स बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। आप लेस का एक पैकेट खाते हैं और उसके बाद आप खुद ब खुद दूसरा पैकेट खोल लेते हैं और आपका हाथ रुकता नहीं और आप खाते चले जाते हैं। उसके अंदर फिर कुछ इस तरह के फूड एडिटिव्स डाले गए होते हैं जिनको हम फ्लेवर इन्हेंसर्स कहते हैं। ये फ्लेवर इन्हेंसर्स जो हैं वो उस खुराक का जायका बढ़ाते हैं और वो हमें इतनी अच्छी लगती है कि हम चाहने के बावजूद अपना हाथ नहीं रोक पाते और मुसलसल खाते चले जाते हैं। ये भी फूड एडिटिव्स की एक कैटेगरी है। इसी तरह से बहुत सारे फूड एडिटिव्स आपकी रोज़मर्रा खुराक में और भी शामिल किए जाते हैं जिनका आपको पता नहीं होता, बट आप उसके जायके से, उसके रंग से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होते हैं और आप खाते चले जाते हैं। अब जो फूड एडिटिव्स हैं इनकी कितनी कैटेगरीज़ हैं, ये बेशुमार कैटेगरीज़ में शामिल हैं, इसमें शामिल हैं। इनमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जिनसे हमारा वास्ता पड़ता है उनके बारे में हम बात करेंगे। इसमें एंटी केकिंग एजेंट्स होते हैं, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, कलर एंड एडजेक्टेंट्स हैं, कंडीशनर्स होते हैं, करिंग एंड पिकलिंग एजेंट्स होते हैं, डो स्ट्रेंथनर्स होते हैं, ड्राइंग एजेंट्स हैं, एमल्सीफायर्स हैं, एंजाइम्स हैं, फर्मिंग एजेंट्स हैं, फ्लेवर इन्हेंसर्स हैं। जी ये वही फ्लेवर इन्हेंसर्स हैं जिनकी मैंने लेज़ का हवाला देकर आपको बताया कि ये भी फूड एडिटिव्स में शामिल हैं। इसके अलावा फ्लेवरिंग एजेंट्स हैं। बिल्कुल फ्लेवरिंग एजेंट्स जो हैं, जो आप एसेंस यूज़ करते हैं किसी भी केक वगैरह को बनाने में, जैसे वनीला एसेंस है, लेमन एसेंस है, ये एसेंस जो हैं दे आर फ्लेवरिंग एजेंट्स। फ्लोर ट्रीटिंग एजेंट्स होते हैं, फार्मूलेशन एड्स होती हैं, कैरियर्स, बाइंडर्स, फिल्टर्स एंड प्लास्टिसाइजर्स होते हैं, फ्यूमिगेंट्स होते हैं, और ह्यूमेक्टेंट्स होते हैं, लीवरिंग होते हैं, लुब्रिकेंट्स एंड रिलीजिंग एजेंट्स होते हैं, नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स होते हैं। जी नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर जो हैं वो उसकी सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जांपल जो है, जो आजकल हम कैंडल यूज़ करते हैं अपने खाने में, या इसी तरह के जो शुगर के पेशेंट्स को आपने देखा होगा कि अलग से अपनी चीनी यूज़ कर रहे होते हैं, दे आर नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स। फिर इसी तरह से न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स हैं, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, और फिर इसके बाद जो है वो पीएच कंट्रोलर्स हैं, फिर जो है वो प्रोसेसिंग एड्स हैं, क्लैरिफाइंग क्लाउड्स हैं, कैटलिस्ट्स हैं, ह्यूमिरेक्टेंट्स एड्स हैं, क्रिस्टलाइजेशन इनहिबिटर्स हैं, प्रोपेलेंट्स हैं,
और सॉल्वेंट्स एंड व्हीकल्स हैं, स्टेबलाइज़र्स एंड थिकनर्स हैं। स्टेबलाइज़र्स आपने यूजुअली हम अचार में यूज़ करते हैं, चटनियों में यूज़ करते हैं, मुरब्बों में, और जो हमारे पास ये जैम्स होते हैं उनके अंदर हम स्टेबलाइज़र्स डालते हैं। सरफेक्टिव एजेंट्स होते हैं, सरफेस फिनिशिंग एजेंट्स होते हैं, और टेक्सचराइज़र्स होते हैं। ये तो थे मुख्तलिफ़ तरह के जो हमारे पास फूड एडिटिव्स हैं, हमने उनकी बात की है। जी स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे फूड एडिटिव्स के बारे में कि फूड एडिटिव्स क्या होते हैं। ये इस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, ऐसे अज्जा होते हैं जिनको हमारी खुराक में शामिल किया जाता है, जिससे हमारी खुराक जो है वो हमें बहुत ज़्यादा खुश रंग नज़र आती है, खुश जायका नज़र आती है। और इसकी समटाइम्स हम खुराक की शेल्फ़ लाइफ को, यानी इसको स्टोर करने की जो लाइफ है, शेल्फ़ लाइफ को भी बढ़ाने के लिए हम इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की केमिकल्स डाल देते हैं। और ये फूड एडिटिव्स जो हैं ये बहुत ही मुख्तलिफ़ किस्मों के होते हैं। इन फूड एडिटिव्स की सबसे कॉमन एग्जांपल जो है वो मैं अक्सर बच्चों को देती होती हूँ फ्लेवर इन्हेंसर्स की। लेस के चिप्स को जब आप एक दफ़ा खाना शुरू करते हैं, आप एक पैकेट खा लें, अगर आपके पेट में जगह ना भी हो तो आपका दिल चाहता है कि आप दूसरा पैकेट भी फ़ौरन से खा लें, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज फूड एडिटिव्स। उसके अंदर फ्लेवर इन्हेंसर्स डाले हुए होते हैं, और वो फ्लेवर इन्हेंसर्स आपके टेस्ट बड्स को इतना स्टिमुलेट कर देते हैं, आपको वो इतने अच्छे लगते हैं लेस के, आप खाते चले जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर फूड एडिटिव्स डाले हुए होते हैं। अब ऐसा है कि इसमें से कुछ फूड एडिटिव्स तो जो हैं वो कंज्यूमर के लिए फ़ायदेमंद हैं, लेकिन कुछ फूड एडिटिव्स कंज्यूमर्स के लिए तो नुकसानदेह हैं। बट अगर हम प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सनतकार के लिए उसमें फ़ायदा होता है कि जैसे उसने अपनी चीज़ की शेल्फ़ लाइफ बढ़ानी है तो वो उसमें ऐसे फूड एडिटिव्स डाल देता है। बट ज़रूरी नहीं है कि वो कंज्यूमर के लिए भी फ़ायदेमंद हो सकता है कंज्यूमर की सेहत को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ डाली गई है उसके अंदर। इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल जो है मैं ये देती हूँ कि आजकल आपने दूध के बारे में बहुत सारे स्कैंडल्स सुने हैं। तो दूध के अंदर क्या करते हैं कि उसके अंदर फॉर्मएल्डिहाइड डाल देते हैं। ये फॉर्मएल्डिहाइड बहुत ही ख़तरनाक किस्म का जो केमिकल है। ये आमतौर पर हॉस्पिटल्स में जिन लाशों को सर्द खाने में रखा जाता है उसको फॉर्मएल्डिहाइड लगाया जाता है। खुद सोचें कितना ख़तरनाक केमिकल है। बट ये जो गवाले हैं, ये जो मिल्क मैन हैं, ये इसके अंदर दूध के अंदर फॉर्मएल्डिहाइड डाल देते हैं, जिससे सख्त गर्मी के मौसम में, सख्त धूप में भी वो दूध ख़राब नहीं होता है उस फॉर्मएल्डिहाइड की वजह से। अब खुद सोचें कि जो इंसान वो फॉर्मएल्डिहाइड मिला दूध पिएगा, यकीनी बात है कि उसको उसके कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो ज़रूर भुगतना पड़ेंगे। तो फूड एडिटिव्स जो हैं ये अच्छे से लेकर बुरे तक भी हैं, मतलब इनकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। इनको हर खुराक में जो आप बाज़ार से लाएंगे उसके अंदर लाजमी तौर पर डाला गया होगा। बाज़ार में सजी हुई जिस खुराक को देखकर हम बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं, इस खुराक की तैयारी में आम तौर पर कुछ ना कुछ इजाफी मवाद शामिल किया गया होता है, और इसी इजाफी मवाद की वजह से ये खुराक हमें बहुत ज़्यादा खुश रंग और खुश जायका महसूस होती है। इसके अलावा बाज़ औक़ात आम सी खुराक की ग़िज़ाई अहमियत बढ़ाने के लिए और इसे तवील अरसे तक काबिल इस्तेमाल या काबिल फ़रोख्त हालत में रखने के लिए भी इसमें कोई ना कोई चीज़ शामिल की जाती है। फॉर्मएल्डिहाइड इसकी एग्जांपल है। दूध में डाल देते हैं तो दूध 24 घंटे भी बगैर फ्रिज के, बगैर गर्म हुए गर्म जगह पर भी ख़राब नहीं होता है। अनवाع अक़साम की ग़िज़ाई मसनूआत तैयार करने वाले इदारे खुराक की तैयारी को आसान बनाने की खातिर इसमें कुछ ना कुछ मवाद को शामिल ज़रूर करते हैं, और कुछ मवाद जो है वो इसमें हादसाती तौर पर भी शामिल हो जाता है, और इसकी इस तरह की खारजी मवाद की शमूलियत को हम ग़िज़ाई आमेज़िश कहते हैं, और इन मिलाई गई अशिया को हम फूड एडिटिव्स कहते हैं। इनमें से कुछ अशिया जो हैं वो इंसानी सेहत के लिए बहुत मुफीद हैं, जबकि कुछ बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं, जैसे सल्फाइड्स वगैरह। अब हम देखेंगे कि फूड एडिटिव्स की कितनी डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। फूड एडिटिव्स बहुत डिफरेंट कैटेगरीज़ के हैं, जिसमें एंटी केकिंग एजेंट्स होते हैं, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हैं, वो एजेंट्स भी हैं जो कि हमारे खुराक में मौजूद बैक्टीरिया को ख़त्म करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, कलर्स हैं, कंडीशनर्स हैं, करिंग एंड पिकलिंग एजेंट्स हैं, ड्रो स्ट्रेंथनर्स होते हैं, ड्राइंग एजेंट्स होते हैं, एमल्सीफायर्स होते हैं, इसके अलावा एंजाइम्स होते हैं, फर्मिंग एजेंट्स होते हैं, फ्लेवर इन्हेंसर्स होते हैं। ये वही फ्लेवर इन्हेंसर्स हैं जिसके बारे में मैंने आपको लेस की एग्जांपल देकर समझाया था। फ्लेवरिंग एजेंट्स होते हैं, जितने डिफरेंट किस्म के आप एसेंस यूज़ करते हैं, वनीला एसेंस है, लेमन एसेंस है, या किसी और भी फ्रूट का एसेंस है, तो ये सब के सब फ्लेवरिंग एजेंट्स होते हैं। फ्लो ट्रीटिंग एजेंट्स होते हैं, फॉर्मुलेशन एड्स होती हैं,
कैरियर्स, बाइंडर्स, फिल्टर्स और प्लास्टिसाइजर्स होते हैं। फ्यूमिगेंट्स होते हैं, ह्यूमेक्टेंट्स एंड लीवरिंग होते हैं, और लुब्रिकेंट्स एंड रिलीज एजेंट्स होते हैं। नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स होते हैं, ये वही नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स हैं जो कि आपने शुगर के मरीज़ों को देखा होगा अपनी चाय में अलग से चीनी डाल रहे होते हैं, कैंडल टाइप, वो नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स होते हैं। फिर इसके बाद न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। फिर जो है वो पीएच कंट्रोलर्स होते हैं, प्रोसेसिंग एड्स होती हैं, क्लैरिफाइंग क्लाउड्स होते हैं, कैटलिस्ट्स होते हैं, हुलेक्टेंट्स होते हैं, क्रिस्टलाइजेशन इनहिबिटर्स होते हैं, प्रोपेलेंट्स होते हैं, सॉल्वेंट्स एंड व्हीकल्स होते हैं, स्टेबलाइजर्स एंड थिकनर्स होते हैं। ये स्टेबलाइजर्स वो होते हैं जो हम आमतौर पर जैम्स में, चटनियों में और मुरब्बों में यूज़ करते हैं। फिर सरफेस एक्टिव एजेंट्स होते हैं, सरफेस फिनिशिंग एजेंट्स होते हैं, और फिर टेक्सचराइजर्स होते हैं। ये तो थे मुख्तलिफ़ किस्म के आपके जो फूड एडिटिव्स थे उसके बारे में हमने बात की। अब जो हमारा नेक्स्ट फैक्टर है वो है एडल्ट्रेशन, यानी मिलावट। मिलावट हमारे माशरे में एक बहुत बड़ा मसला है जिसको हम डेली बेसिस पर फेस करते हैं। मिलावट के बहुत ढेरों एग्जांपल्स हैं। अभी आगे जो हम जैसे जैसे डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम अपनी ज़िंदगी में किस किस किस्म की मिलावट से जो है वो हमें वास्ता पड़ता है। पहली बात तो ये कि हम देखेंगे कि मिलावट होती क्या है। तो ज़्यादा मुनाफा कमाने की खातिर किसी चीज़ में भी कमतर और कम कीमत चीज़ को शामिल करना और फिर उसका हुजम बढ़ाना जो है, दैट इज़ एडल्ट्रेशन। इसको हम मिलावट कहते हैं। इस मिलावट की कॉमन एग्जांपल हमारे पास दूध में पानी को शामिल करना, जिससे दूध का वॉल्यूम बढ़ जाता है, ये मिलावट है। इसके अलावा इसके मिट्टी के तेल को जो है वो हम पेट्रोल में शामिल करते हैं, जिससे मिट्टी का तेल सस्ता होता है, पेट्रोल महंगा होता है, जिससे जो है वो पेट्रोल का हुजम जो है वो बढ़ जाता है। इसी तरह से सीमेंट में राख और मिट्टी की मिलावट जो है, ये भी अडल्ट्रेशन है, ये भी मिलावट की जाती है। और यहाँ पर क्योंकि हम फूड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, खुराक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इससे मुराद ये है कि खाने पीने की अशिया में जो है वो घटिया और कम कीमत चीज़ों को शामिल किया जाए, जिसकी एग्जांपल मैं पहले बता चुकी हूँ, दूध में पानी का शामिल करना। इसी तरह से काली मिर्च में पपीते के बीज मिला देना, सुर्ख मिर्च में आटे का छान जिसको सुर्ख रंग किया हुआ होता है वो मिला देना, मिठाइयों में चीनी की जगह स्क्रीन और सस्ते ग्लूकोज का इस्तेमाल करना। और इसके अलावा बहुत सारी मिलावट की और कॉमन एग्जांपल्स हैं। आप देखें कि सफ़ेद चनों में समटाइम्स बाज़ार से लाएं तो उसके अंदर छोटे छोटे वैसे ही सफ़ेद कलर के कंकर शामिल किए गए होते हैं, उससे उन चनों का वज़न बढ़ जाता है। दुकानदार को फ़ायदा होता है लेकिन सारिफ को नुकसान होता है, क्योंकि आधी कीमत के चने निकलते हैं और बाकी सब कंकर निकल आते हैं। मिलावट शुदा खुराक इंसानी सेहत के लिए बहुत गैर मौजूद होती है, इसलिए हमें अशिया खुर्दनी ख़रीदने से पहले इस बात का अच्छी तरह से इत्मीनान कर लेना चाहिए कि इनमें मुज़र सेहत अज्जा शामिल तो नहीं किए गए। मिलावट की एक बड़ी एग्जांपल देती हूँ मैं अक्सर क्लास में भी, वो ये होती है कि मिलावट का हमें नहीं पता चल सकता कि मिलावट की गई है कि नहीं की गई। अब गोश्त की दुकान पर आप गोश्त ख़रीदने जाएं और आपको वहाँ पर बकरे की बजाय जो है वो अल्लाह माफ़ करे किसी गधे का या किसी कुत्ते का गोश्त दे दिया जाए तो आप नहीं पहचान पाएंगे। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में रुकावट की रोकथाम के लिए कोई मौसर इदारा काम ही नहीं करता है। बट अब पंजाब में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब फूड अथॉरिटी के नाम से एक इदारा कायम किया गया है, जो कि जितने भी छोटे छोटे आउटलेट्स होते हैं जहाँ पर रिटेल में खुराक को बेचा जाता है वो उस पर विज़िट करते हैं, वहाँ जाके उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी को जज करते हैं, और जो लोग मुज़र सेहत चीज़ें बेच रहे होते हैं उनको वहाँ पर वो जुर्माना भी करते हैं। लेकिन इसके बावजूद मिलावट की वजह से हमारे मुल्क में सेहत से मुतल्लिक़ बेशुमार मसाइल पैदा हो रहे हैं। शीर बच्चे मिलावट वाला दूध इस्तेमाल करने से ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हो रहे हैं, जिसकी वजह से आइंदा ज़िंदगी में वो जल्द बीमारियों की ज़द में आ जाते हैं। मिलावट को अगर आप देखें तो मिलावट ने हमारी सेहत को बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है। दूध खालिस नहीं मिलता, गोश्त लेने जाएं गोश्त खालिस नहीं मिलता, सुरख मिर्च खालिस नहीं मिलती है, काली मिर्च खालिस नहीं मिलती है, घी में भी समटाइम्स बड़ी ही
अजीब तरह की मिलावटें होती हैं। घी के अंदर जानवरों की हड्डियों से बनाया गया, हराम जानवरों की हड्डियों से मिलाया गया ऑयल भी शामिल किया गया होता है। तो इस तरह की मिलावटों से हम दिन में पता नहीं कितनी दफ़ा गुजरते हैं और कितनी दफ़ा हमारी सेहत को नुकसान पहुंचता है। जी स्टूडेंट्स, अब हम उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस किस्म के मराहिल से और इस किस्म के मसाइल से जिनको हम डेली बेसिस पर फेस भी करते हैं, वो है अनहाइजीनिक कंडीशंस यानी मुज़र सेहत माहौल। पहली बात तो ये है कि मुज़र सेहत माहौल होता क्या है। मुज़र सेहत माहौल ये है कि ख़ुराक जिस जगह पर तैयार की जाती है, ख़ुराक की तैयारी के मकाम पर जो कंडीशंस हैं, जो वहाँ पर प्रिवेलिंग सिचुएशन है, वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो, जिसमें मतलब वो जगह गंदी हो, वहाँ प्रॉपर तरीके से सफाई ना की गई हो, जहाँ पर कीड़े मकोड़ों, चूहों, छिपकलियों और इस तरह की चीज़ों की बहुत ज़्यादा बहुतात हो। इसके अलावा वहाँ पर जो काम करने वाले वर्कर्स हैं उनका हेल्थ स्टेटस अच्छा ना हो, वहाँ पर कोई प्रॉपर वॉशरूम और हाथ धोने की जगह ना हो, मतलब वो जो वर्कर्स खुराक तैयार कर रहे हैं उनके पास हाथ धोने की कोई फैसिलिटी ना हो। तो ये सब की सब चीज़ें जो हैं वो मुज़र सेहत माहौल को जन्म देती हैं। और ख़ुराक जहाँ बदन के लिए मुफीद होती है, वहाँ गैर मैरी हालात में इसका इस्तेमाल नुकसान का बायस भी हो सकता है। इन अफराद को जो दूसरों को ख़ुराक की फराहमी के ज़िम्मेदार हैं, इस बात से अच्छी तरह बाखबर होना चाहिए कि ग़िज़ा के लिए नुकसानदेह अनासिर कौन कौन से हैं और इनकी रोकथाम कैसे की जा सकती है। मुज़र सेहत हालात की वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के जरासीम या वायरस खुराक में शामिल होकर तेज़ी से बढ़ने लगते हैं और कई किस्म की खराबियों का बायस भी बनते हैं। अब एक और बात कि जो मुतअद्दी अमराज हैं यूँ तो वो कई ज़राए से फैल सकते हैं, लेकिन फुजलात के ज़रिए इनका फैलना एक आम सी बात है। फुजलात में लातादाद जरसूमें होते हैं। अभी जो एक मुतअद्दी मर्ज़ है, मतलब एक जो एपिडेमिक है, वो कोरोना वायरस की सूरत में जिसको हम सब फेस कर रहे हैं, उसमें भी हमें यही बात बार बार कही जा रही है कि अगर आपको खांसी है तो आपने स्पेट करना है, थूकना है तो किसी पब्लिक प्लेस पर ना थूकें, किसी कवर्ड जगह पर उसको करें या उसको फ्लश आउट करें, उसको पानी बहाएं। छींकना है तो अपने हाथ को अपने नाक को अच्छी तरह से कवर करके छींकें और अपने हाथों को भी अच्छी तरह से बार बार धोएं। तो इस बात की ज़रूरत है कि हवाइज ज़रूरिया से फारिग होने के बाद या बच्चों का जांघिया तब्दील करने के बाद हाथों को अच्छी तरह धो लिया जाए। लेटेस्ट जो करंट सिचुएशन है, इसमें भी हम हर आधे घंटे के बाद 20 सेकंड के लिए हाथ धो रहे हैं, हमें बार बार हाथ धुलवाए जा रहे हैं। ये भी एक मुतअद्दी मतलब इस टॉपिक से रेलेवेंट है कि एपिडेमिक जो डिजीज़ होती हैं वो कैसे रोका जा सकता है। और अगर हम बार बार हाथ नहीं धोएंगे तो ऐसा करने से फुजलात में मौजूद जरसूमें हाथों के ज़रिए खुराक में शामिल हो जाते हैं। हाँ, हैंड शेक से रोका गया है। मुतादिद मर्ज के फैलने की एक बड़ी वजह मक्खियों और चूहों की बहुतात भी होती है। मक्खी और चूहा भी इंसानी खुराक को अपने फुजलात से जहर आलूद कर देते हैं। कुछ अर्सा पहले मैंने फूड से रिलेटेड एक आर्टिकल पढ़ा। उस आर्टिकल के अंदर था कि किसी एक जो कोई एक सुपर मार्केट थी, उसका वेयर हाउस था, जो उसका मतलब स्टोर था, वहाँ पर कुछ बच्चों ने, गरीब बच्चे थे, उन्होंने छुप कर अपनी तरफ से एक चोरी की कि वहाँ से 7 अप के कैंस उठाए और वो कैंस उठा के उनको खोला और खोल कर पी लिया और पीते ही उन बच्चों की हालत बिगड़ गई और उन बच्चों को हॉस्पिटल शिफ्ट किया। अब अल्लाह जानता है वो उनकी डेथ हुई कि वो बच गए। बट जब उसको बैक टू बैक इन्वेस्टिगेट किया गया तो पता चला कि वो उस वेयर हाउस के अंदर चूहे थे। उन चूहों ने उसके ऊपर अपने यूरिनेशन की हुई थी और वो खुश्क हो गई थी। उन बच्चों को नहीं पता था कि इसके ऊपर कुछ गिरा हुआ है या कोई लिक्विड चीज़ है, लेकिन वो इतनी डेंजरस थी कि वो बच्चे हॉस्पिटल पहुंच गए उन चूहों के उस पेशाब की वजह से। और ऐसी खुराक का इस्तेमाल भी बहुत से मसाइल की वजह बन सकता है। ऐसे जरसूम में बीमार जानवरों के दूध से, दूध दोहने वाले के हाथों से या इसकी सांसों के जरिए भी दूध में शामिल हो जाते हैं। इसलिए खुराक दूध को अगर इस्तेमाल से पहले अच्छी तरह गर्म ना किया जाए तो ये जरासीम इंसानी सेहत के लिए नहायत नुकसान का बायस बनते हैं। हाँ, खुराक को अगर मुनासिब तरीकों से महफूज ना किया गया हो तो गर्दो गुबार से भी खुराक जरासीम आलूद हो सकती है। रेडियो पर खड़े होकर, ढाबों पर खड़े होकर हम जो खाना खाते हैं, दैट इज़ नॉट सेफ एट ऑल जस्ट बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ द बैक्टीरिया एंड वायरसेस। और इस इम्प्रॉपर हैंडलिंग की वजह से वो खुराक खाकर हमें से बहुत सारे लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो जाते हैं। आपने अब भी देखा, मक्खियों का मौसम है, तो किसी रेडी के ऊपर अगर खुराक को सही तरीके से कवर नहीं किया गया तो कितनी मक्खियाँ उसके ऊपर बैठती हैं।
और उस रोड के ऊपर से जितनी भी जो है वो ट्रैफिक गुजरती है, सारी की सारी जो धूल उड़ाती है वो उस खुराक के ऊपर शामिल हो जाती है। तो डेफिनेटली इस तरह की खुराक खाने से इंसानी सेहत पर बहुत ही बुरे असरात मुरतब होते हैं और इंसान मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का शिकार भी हो जाता है। अब हम बात करने वाले हैं कि हिफ्ज़ान सेहत को लाहक ख़तरात और उनकी रोकथाम कैसे की जा सकती है। तो मुज़र सेहत हालात की वजह से पैदा होने वाले अमराज की रोकथाम का वाहिद हल सफाई में मुज़मर है। बिल्कुल, जब तक हम सफाई नहीं करेंगे तो इस अनहाइजीनिक कंडीशंस में जो बीमारियां पैदा होती हैं उनका कोई हल नहीं निकाल पाएंगे। और खुराक के खेत से लेकर दस्तरखान तक पहुंचने के तमाम मराहिल में सफाई अशद ज़रूरी है। खुराक तैयार करने वाले मराकज़ या इदारे गंदे हों, बाज़ार, घर या होटल के बावर्ची खाने, घर या घर के बाहर तोआम खाने, होटल और कैंटीन वगैरह पर अगर सफाई का मुनासिब इंतज़ाम ना हो तो इन जगहों की गंदगी खुराक को आलूदा कर देती है। बेहतर सफाई का इन्हिसार दो बातों पर है। पहली बात तो आपकी अपनी ज़ाती आदात हैं और दूसरी चीज़ जो है वो सफाई से मुतल्लिका कानून साजी है। तो जब हम अपनी ज़ाती आदात की बात करते हैं तो हमें, जब तक हमारे पास तालीम नहीं होगी और हमारे पास मुनासिब सहूलतें नहीं होंगी, हम इन ज़ाती आदात को बेहतर नहीं बना सकेंगे। और इन ज़ाती आदात को बेहतर बनाने में जो है वो नहाने धोने की आदात हैं, नहाने धोने की सहूलियात हैं और बेहतरीन गुसल खाने मुहैया करने की सहूलत है और मक्खियों और चूहों से अपना दिफा करने के लिए भी सफाई की आदात पैदा करना ज़रूरी हैं। और दूसरी बात है सफाई से मुतल्लिका मुनासिब कानून साजी। दुनिया के बेशतर ममालिक के अंदर सफाई से मुतल्लिका बहुत ज़्यादा कानून साजी की गई है कि आप किसी भी जगह पर जो है वो अगर सफाई नहीं है तो वहाँ पर उनको सख्त और कड़ी सज़ा दी जाती है। और ऐसे मकामात जहाँ पर खुराक की तैयारी की जाती है या इसका इस्तेमाल होता है, यानी कोई किचन्स हैं, अगर पब्लिक किचन्स हैं और जो पब्लिक रेस्टोरेंट्स हैं, जो कैंटीन्स हैं, जो होटल्स हैं, उनकी सफाई पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। और अगर वहाँ पर सफाई ना हो तो वहाँ बहुत बड़े बड़े जुर्माने किए जाते हैं या इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की और भी सज़ाएँ दी जाती हैं। और सफाई का मेयार जो है वो ज़िम्मेदार अफराद की कड़ी निगरानी की बदौलत ही कायम रखा जा सकता है। अब पंजाब में हालात काफ़ी बेहतर हैं क्योंकि पंजाब फूड अथॉरिटी जो है वो मुख्तलिफ़ होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं और मुख्तलिफ़ कैंटीन्स हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ इदारों के हॉस्टल्स हैं, वहाँ पर जाते हैं, उनके किचन्स चेक करते हैं और अगर वहाँ प्रॉपर तरीके से सफाई ना की गई हो तो उस सूरत में वहाँ जुर्माना भी किया जाता है। WHO ने जो है घरेलू और तजारती सतह पर खुराक की तैयारी के लिए यकसा तौर पर लागू होने वाले जो सुनहरे कवानीन मुरतब किए हैं वो दर्ज सैल हैं। पहला कानून क्या है कि हिफ्ज़ान सेहत के असूलों को मद्देनज़र रखकर तैयार किए गए खानों का इंतखाब करें। खाने को अच्छी तरह से पकाएं। खाना पकाने के बाद इसे जल्द खा लें। पके हुए खाने को अगर मजबूरन रखना पड़े तो इसे मुहतात अंदाज में महफूज करें। इसके बाद है कि पके हुए खाने को दोबारा गर्म करने की सूरत में मुकम्मल तौर पर गर्म करें। कच्ची और पक्की हुई खुराक को आपस में ना मिलाएं ताकि एक खुराक दूसरे पर जहरीले असरात मुरतब ना कर सके। खुराक छूने से पहले हर बार हाथ अच्छी तरह धो लें। तमाम बावर्ची खानों को मुकम्मल तौर पर साफ रखें। खाने पीने की तमाम अशिया को कीड़े मकोड़ों, चूहों और दीगर जानवरों से बचा कर रखें और शफाफ और खालिस पानी का इस्तेमाल करें। शफाफ और खालिस पानी का हसूल भी हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ा मरहला है। हमारी 90% पॉपुलेशन जो है वो गंदा पानी ही पीने पर मजबूर है। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहा होगा और आपके लिए इसको समझना मज़ीद आसान हो गया होगा। तो इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए